अब अरविंद केजरीवाल ने उनकी मां सोनिया गांधी के बारे में ये कहा हो कि उनको सीबीआई पकड़ती क्यों नहीं है, उनको सीबीआई पकड़े, उनके साथ कड़ाई से पेश आए और जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं और वो पैसा उन्होंने यहाँ तक कहा कि इटली भेज दिया गया, जब कड़ाई से उनसे पूछताछ होगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। महिलाओं में बहुत गुस्सा है अरविंद केजरीवाल के प्रति, और ये गुस्सा देखना आप, दिल्ली की महिलाएं जो है ना, 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा के इस गुस्से को वो अपना विरोध जताएंगी। वो एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है वहां आम आदमी पार्टी के लोग उनको ठोक रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है वहाँ कांग्रेस के लोग ठोक रहे हैं। ऐसा मैंने अपने 53 साल के राजनीतिक जीवन में कभी देखा नहीं जो मैं इस बार देख रहा हूँ। लोगों ने बस एक ही बात कही है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। एरिया का एनवायरनमेंट बदल गया, प्रदूषण का स्तर नीचे आ गया, हजारों टूरिस्ट वहाँ आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून पहुँच जाते हैं, और द्वारका से अब हम 10 घंटे में मुंबई पहुँच जाएंगे। कुछ नहीं है, वो अंदर थे तब कोई अंतर आने वाला नहीं था, बाहर आ गए कोई अंतर आने वाला नहीं है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पे उतरा है, G20 सफल रहा है, तो ये पूरी दुनिया में जो हमारा गौरव बढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिनसे हम चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रामवीर जी, सबसे पहले तो 5 जनवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और जनता का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? चुनाव की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ी है, और जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। एक तरफा इलेक्शन है, लोगों की इच्छा है मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसको लेकर लोग किसी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने लगभग 700 छोटी बड़ी सभाएं की हैं। हर तरफ लोगों ने बस एक ही बात कही है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सभी की इच्छा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी, भारत विकसित राष्ट्र बने। तो लोगों को ये उम्मीद है, लोगों को ये विश्वास है कि ये सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और इसके अलावा मोदी जी के द्वारा दिल्ली में अनेक विकास के तोहफे दिल्ली के लोगों को दिए गए हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, दिल्ली के चारों तरफ पेरीफेरल रोड बनाई गई, जिसके ऊपर 43,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। दिल्ली में डीजल के ट्रक्स की एंट्री बैन हो गई। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जो कालिंदी कुंज से मीठापुर बदरपुर होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे को कनेक्ट करेगा। मेरे ही बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मोदी जी के आशीर्वाद से 885 एकड़ ज़मीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें मॉर्निंग वॉक ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, योगा सेंटर भी है, सफारी भी है, चिड़ियाघर भी है, बोटिंग लेक भी है, 12 पार्क हैं, और पूरी ज़मीन के ऊपर घास लगाकर उसको ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप किया। हजारों दरख्त लगाए गए हैं। एरिया का एनवायरनमेंट बदल गया, प्रदूषण का स्तर नीचे आ गया, हजारों टूरिस्ट वहाँ आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका लगभग 85% काम पूरा हो गया, लगभग 1700 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्चा हो रहे हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने प्रगति मैदान के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च करके 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है, जिसमें 6 अंडरपास है।
प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर है, जहां 15,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। G20 का सफल आयोजन वहीं पर हुआ। द्वारका में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि मोदी जी ने इंडिया गेट के पास नेशनल वार मेमोरियल भी बनाया है। मोदी जी ने जहां कभी इंडिया गेट के पास इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर हमारे शहीदों को, उनको एक तरह से अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। पर आप देखिए, कर्तव्य पथ पर मेला लगा रहता है। मोदी जी ने देश को एक नई पार्लियामेंट भी दी है, और मोदी जी ने दिल्ली पुलिस को वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर भी दिया, जिसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है जयसिंह रोड कनॉट प्लेस में। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून पहुंच जाते हैं, और द्वारका से अब हम 10 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। मोदी जी ने द्वारका में 137 एकड़ जमीन पर भारत वंदना पार्क, मतलब उनके आशीर्वाद से बनाया जा रहा है। लगभग वह बनके तैयार हो गया। उसका फाउंडेशन स्टोन देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रखा था। उसका लगभग वह पूरा हो गया। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को तीसरा रिंग रोड भी दिया है, जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपये खर्चा हो रहे हैं। 90% काम पूरा हो गया है। इसमें 26 फ्लाईओवर्स हैं, 18 अंडर पासिज हैं। दिल्ली और दिल्ली देहात की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। मोदी जी ने द्वारका के आसपास यदि आप देखेंगे तो अनेक फ्लाईओवर्स भी बने हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है, और वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक जो 6.5 किलोमीटर लंबी जो टनल बनाई जा रही है, जिसके ऊपर लगभग 2700 करोड़ का खर्चा हो रहा है। अभी 1-1.25 घंटा लगता है द्वारका जाने में या वहाँ से गुरुग्राम जाने में, तो लोग 8 मिनट में गुरुग्राम पहुँच जाएंगे। तो मोदी जी ने अनेक तोहफे दिल्ली वासियों को दिए हैं, और दिल्ली के लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को सलम बना दिया। जी, हम इस मुद्दे पे आएंगे। रामवीर जी, वैसे तो दक्षिणी दिल्ली बीजेपी का गढ़ माना जाता है, फिर भी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं सही राम पहलवान जी, उनको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, सही राम बेचारे नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है। वो 10 साल से तुगलकाबाद विधानसभा को एज MLA रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप तुगलकाबाद विधानसभा के लोगों से पूछिए ना कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या काम किया। उस एरिया को मैंने भी 10 साल तक रिप्रेजेंट किया है। लोग बताएंगे कि रामवीर सिंह बिधूरी ने 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिए, प्राइमरी स्कूल दिए। इस पे मैं आऊँगा। यही तीसरा सवाल मेरा यही था रामवीर जी, कि आप कई बार लगातार विधायक भी रहे हैं। उस दौरान आपके ऐसे कोई कार्य अगर आप बताना चाहें जिनसे जनता प्रभावित हो और आपको वोट करे इस बार? बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने लगभग 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिए, अनेक बरातघर बनाए, स्टेडियम बनाए, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए। आज 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है। आज आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क हमारे यहीं बन रहा है। हम क्षेत्र में गंगा जल लेकर आए। आज हमारी सारी, चाहे वो मुख्य सड़क हो, चाहे वो कॉलोनियों की सड़कें हों, सब पक्की हैं। पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था की है। बरसात होती है तो हमारे यहाँ कभी बरसाती पानी जमा नहीं होता है। तो हमने ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप जाएंगे तो पूरा क्षेत्र इलेक्ट्रीफाइड है, अच्छी सड़कें हैं, स्कूल्स हैं। अभी हमने पिछले 4 सालों में लगभग 33 पार्क बनाए हैं, और ये सभी पार्क हमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, NTPC, NHAI की ज़मीन पर बनाए हैं। उन सभी पार्क में हमने ओपन जिम भी लगाया है, मॉर्निंग वॉक ट्रैक भी है, बच्चों के लिए खेल के मैदान भी विकसित किए, जिससे कि हमारे बच्चे वहाँ हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेल सकें। तो ये व्यवस्था भी हमने
अपने विधानसभा क्षेत्र में की है। गंगा जल भी दिया हमने, लेकिन हमारे यहाँ आबादी बढ़ गई तो लगभग हमने 170 नए ट्यूबवेल भी लगाए हैं कि कम से कम यदि गंगा जल से हमारी पानी की अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से हम लोगों को पानी दे रहे हैं। वह पानी लोग अपने कपड़ा धोने के लिए और दूसरे काम के लिए जो पानी चाहिए नहाने के लिए, तो उसके लिए सारी व्यवस्था हो जाती है। अब सांसद बनने की बारी है, 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा। सांसद बनने के बाद आप अपने क्षेत्र में किन कार्यों पर फोकस करेंगे? देखिए, जिन क्षेत्रों में मेट्रो नहीं पहुंची है, मेट्रो पहुंचाना, जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनको बनवाना, 69 जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जिनको कहते हैं अमीर बस्ती हैं, इनको रेगुलाइज करवाना, इनका लेआउट प्लान बनवाना और इनमें सभी बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाना। गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसको रेगुलाइज करवाना। ग्राम सभा की ज़मीनों पर स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बरात घर, बच्चों के लिए खेल का मैदान, पार्क, स्टेडियम बनवाना। इसके साथ साथ क्षेत्र में पीने के पानी का भयंकर संकट है, उसके लिए भी हम अपनी ओर से भरपूर प्रयास करेंगे कि पानी के संकट को कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार का काम है। लेकिन हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम करेंगे। हमारी मांडी जौनापुर की रोड जो है उसको 100 फीट चौड़ी करना है। हमारे जौनापुर गांव में सिंगापुर यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ था, उसके ऊपर 30 करोड़ रुपया खर्च हो गया था। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको बंद कर दिया गया। सिंगापुर यूनिवर्सिटी का काम शुरू करवाना, सभी एरियाज में सीवर लाइन डलवाना, और हमारे यहाँ संगम विहार है, देवली विधानसभा है, सैनिक फार्म है, तो एक मास्टर प्लान की एक सड़क है जो संगम विहार के और देवली के पीछे से होती हुई वो हमारे सैनिक फार्म के पीछे से होती हुई वो अपना महरौली गुड़गांव रोड की तरफ जाएगी। तो उसको यदि हम उस काम को पूरा करवा देते हैं, और हम करवाएंगे क्योंकि मास्टर प्लान की सड़क है, वो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, उसको बनवाएंगे तो हमारे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो जाएगी। आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिल चुका है, क्या लगता है कि सांसद बनने के बाद आप फिर से सर्वश्रेष्ठ सांसद बनने की उपाधि प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, सभी की इच्छा होती है, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। सभी अपनी ओर से भरपूर प्रयास करते हैं। मुझे 2008 में उस समय के लोकसभा स्पीकर आदरणीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया। मेरी परफॉर्मेंस हाउस में कमेटी को अच्छी लगी। मेरे एरिया में तो मेरे द्वारा डेवलपमेंट के काम किए गए, तो वो रिपोर्ट भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। लोकसभा में भी हम ये चाहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। हम दिल्ली के लोग हों, देश के अनेक जो मुद्दे हमें लोकसभा में उठाने चाहिए, हम उनको उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल पहले अंदर थे, आजकल अभी बाहर हैं। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव आएगा? पहले अब में क्या अंतर देखते हैं? कुछ नहीं है, वो अंदर थे तब कोई अंतर आने वाला नहीं था, बाहर आगे कोई अंतर आने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जाइए उनके जहाँ जहाँ उनकी पब्लिक मीटिंग हो रही है, बेचारे टेम्पो में, बसों में, मिनी बसों में लोगों को भर के ले जाते हैं, और मुश्किल से उनकी सभा में 300, 400, 500 लोग जुटाने भी मुश्किल हो रहे हैं, और वो मंच पर आते नहीं, अपनी गाड़ी में ही बैठकर खड़े होकर वो पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। तो कहीं उनकी सभाओं में भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। अभी कल ही मेरे यहाँ भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की जनसभा हुई। वो मैदान छोटा पड़ गया, जिस मैदान की कैपेसिटी लगभग 30-35 हज़ार है। तो ये अनुमान मीडिया के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है कि 50,000 लोग जो हैं वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचा। लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिली,
और लोगों में गजब का उत्साह था। जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरा आसमान गुंजा दिया, तो उससे पता लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी ने जो अनेक ऐसे ऐतिहासिक जो काम किए हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बना हो, चाहे 3 तलाक समाप्त हुई हो, चाहे धारा 370 समाप्त हुई हो, चाहे सीए कानून लाया हो, चाहे पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर दिया, हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया हो, हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पे उतरा है, G20 सफल रहा है। तो ये पूरी दुनिया में जो हमारा गौरव बढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं, तो हमारे लोगों को जब उनको ये जानकारी मिलती रहती है मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो सभी देश के लोगों को गौरव होता है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और लोग तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को आवश्यकता ही नहीं थी कि वो लोगों के बीच में जाकर वोट मांगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, जाना पड़ता है। तो लोगों में कमाल का उत्साह है, ऐसा मैंने अपने 53 साल के राजनीतिक जीवन में कभी देखा नहीं जो मैं इस बार देख रहा हूँ। एक सिंगल आदमी ने मुझे, मैं पिछले 2.5 महीने से, अभी तो मुझे 76 दिन हो गए हैं पूरे कैंपेन करते हुए, एक सिंगल आदमी नहीं मुझे मिला जिसने कुछ नेगेटिव बोला हो, ये कहा हो कि साहब स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बेचारे हर तरह से सहायता भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक सहायता भी ऑफर करते हैं और हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन है वो अब जनता इस इलेक्शन को लड़ रही है। इंडी गठबंधन की क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको? नहीं, वो एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है वहाँ आम आदमी पार्टी के लोग उनको ठोक रहे हैं, जहाँ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है वहाँ कांग्रेस के लोग ठोक रहे हैं। तो आपस में इनमें कोई तालमेल नहीं है, तालमेल हो भी नहीं सकता, दूरियां बहुत बड़ी हुई हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने उनकी माँ सोनिया गांधी के बारे में ये कहा हो कि उनको सीबीआई पकड़ती क्यों नहीं है, उनको सीबीआई पकड़े, उनके साथ कड़ाई से पेश आए, और जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं, और वो पैसा उन्होंने यहाँ तक कहा कि इटली भेज दिया गया, जब कड़ाई से उनसे पूछताछ होगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। उन्होंने बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया है। तो जो केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रीम लीडर है और कांग्रेसी उनको अपनी माँ मानते हैं, तो उनकी माँ के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही विचित्र है, भयंकर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा, और सभी 7 के 7 उम्मीदवार हमारे भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। अभी आपने जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, ये पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करती है। हाल ही में सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी की गई है, बेरहमी से मारपीट की गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को एक अपनी पार्टी में महिला चेहरा के रूप में पेश करते थे कि हमारी महिलाओं की नेता है, महिलाओं के पक्ष में हमेशा ये खड़ी रहती हैं, महिलाओं के लिए इनका लंबा संघर्ष है। अब उसी स्वाति मालीवाल को घर में बुलाकर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, अपशब्द बोले जाते हैं, लात घूंसों से पिटाई की जाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी नहीं कह रही है, उन्हीं की पार्टी की जो राज्यसभा की मेंबर है स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। और जो इनकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं संजय सिंह, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने
ये बात स्वीकार की है कि हाँ उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और हम विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब कुछ है। लेकिन जब ये घटना घटी तो मुख्यमंत्री अपने राजमहल में ही थे, सब कुछ उनकी जानकारी में था। और ये बात जब जिस दिन घटना घटी तो स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल के जो मान लो पीए हैं वो बगैर अरविंद केजरीवाल को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतना ओछी हरकत कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें पूरी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व हैं, जांच पड़ताल हो रही है। स्वाति मालीवाल ने पहले दिन ही कहा था कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी ऐसी ऊंची हरकतें करते रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर अपने विधायकों से उनकी पिटाई करवाते हैं। वो मामला अभी तक अदालत में पेंडिंग है। और अब ये जो घटना घटी है, महिलाओं में बहुत गुस्सा है अरविंद केजरीवाल के प्रति। और ये गुस्सा देखना आप, दिल्ली की महिलाएं जो है ना, वो 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा के इस गुस्से को वो अपना विरोध जताएंगी। अंतिम सवाल आपसे कि 25 तारीख को मतदान है, उससे पहले दक्षिणी दिल्ली की जनता से अगर कोई संदेश देना चाहें आप। नहीं, सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि बड़ी से बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलें और मतदान करें। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो लोग वोट डालने के लिए जाएंगे उनके लिए कूलर, छाया की व्यवस्था की है, उनके लिए पीने का पानी, कोल्ड ड्रिंक, छाछ आदि की व्यवस्था की है। हमारे मतदाताओं को जब वो वोट डालने जाएंगे उनको इलेक्शन कमीशन की ओर से भरपूर सम्मान भी मिलेगा और उनको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो घरों से निकलकर जरूर वोट करें। जी धन्यवाद रामवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 5 जन को समय दिया।